Hello everyone, my name is Hakirat and welcome to my channel. Today we are going to discuss about University Grant Commission Equity Regulations 2026 which are in the controversy right now and Supreme Court ने इसके ऊपर stay भी लगा दिया है. So let us understand UGC है क्या, ये rules and regulations किस लिए हैं and why this controversy. First of all UGC क्या है? UGC stands for University Grant Commission जो कि सुपरवाइज करता है हमारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया जो कि हैं कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ को. यूजीसी एक्ट 1956 के अंडर यूजीसी जो है वो रेगुलेशंस, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन सेट करता है एंड फॉर दिस इट मेक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस. फॉर एग्जांपल ये जो 2012 की रेगुलेशंस हैं या फिर एंटी रैगिंग रेगुलेशंस हैं या फिर जो अब 2026 की रेगुलेशंस आएंगे. इट ऑल्सो रिकग्नाइजेज इंस्टीट्यूशंस और उनको फंड भी करता है. प्लस इट वर्क्स ऑन कैंपस वेलफेयर मैकेनिज्म्स जैसे कि एंटी रैगिंग, एंटी डिस्क्रिमिनेशन वर्क्स एंड सेक्सुअल हरासमेंट, इसके ऊपर भी करता है. एंड इट मॉनिटर्स कंप्लायंस एंड पेनलाइजेस दोज जो कि इनको रूल्स या रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं. यूजीसी 2012 की जो रेगुलेशंस थी दे वर ऑल्सो अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशंस ही थी बट वो सिर्फ एडवाइजरी नेचर की थी. एडवाइजरी नेचर मतलब कि जो भी उन रेगुलेशंस में यूजीसी ने दिया हुआ था वो एक एडवाइस की तरह था टू द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. वो अगर नहीं भी फॉलो करते तो उसकी कोई पेनल्टी नहीं थी. नाउ यूजीसी 2026 की जो रेगुलेशंस हैं जिसका फुल नेम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026, इसका मेन एम था टू prevent discrimination. How is it different from 2016? First of all ये advisory नहीं है, ये enforceable in nature है. That means कि अगर कोई higher institution इन 2026 की regulations को follow नहीं करता है तो there is a penalty. उनको debar किया जा सकता है, उनकी degrees को invalid किया जा सकता है, उनकी recognition ख़त्म की जा सकती है, उनकी funding रोक दी जा सकती है. तो basically 2012 से 2026 में difference mainly ये आ जाता है कि अगर institutions follow नहीं करते हैं UGC की guidelines को, ये जो 2026 की हैं, तो यूजीसी हैज द पावर कि वो इन इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं. नाउ व्हाई देयर इज सो मच कंट्रोवर्सी ऑन यूजीसी 2026 रेगुलेशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि 2026 की रेगुलेशंस में है क्या, व्हाट इज देयर एम, फिर इनमें क्या बेसिक स्ट्रक्चरल चेंजेस लाए गए हैं. देन वी विल डिस्कस कि बैकलैश किस चीज़ का है, what are the changes that have been introduced and what are the point of views. Then we will compare ki what are people saying who are favoring these regulations and what are others saying who are against these regulations, and at last I will leave it upon you to decide कि क्या ये regulations सही हैं. So let's start. So UGC 2026 regulations basically लाई गई थी with an aim to prevent discrimination, caste based and other forms of discrimination from the higher educational institutions. गोल क्या था, ताकि जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको और इंक्लूसिव बना दिया जा सके. इंक्लूसिव मतलब कि हर तरह के बैकग्राउंड का स्टूडेंट जो है वहाँ आकर फील करे दैट ही इज़ वेलकम. उनको कोई एक्सक्लूड फील ना कराए, उनके साथ कोई बुरा ट्रीटमेंट या अलग तरह का ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए. तो गोल था कि इंक्लूसिवनेस हो. राइट नाउ 2026 की रेगुलेशंस जो हैं ये रिप्लेस कर रही हैं 2012 की रेगुलेशंस को जो कि एडवाइजरी थी और ये अब बाइंडिंग है. दैट मीन्स यूनिवर्सिटीज़ के लिए कंपल्सरी है इनको फॉलो करना. नाउ हेयर आर सम मेन पॉइंट्स फ्रॉम दीज रेगुलेशंस जिनके ऊपर मेन कंट्रोवर्सी आई है. नंबर 1 इज डेफिनेशंस. रेगुलेशंस में दो डेफिनेशंस दी गई हैं, एक है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की और दूसरी है सिंपल डिस्क्रिमिनेशन की. जो सिंपल डिस्क्रिमिनेशन है दैट इज अगर किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ या एनी ऑफ दीज दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन. फिर है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन जिसमें कि उन्होंने बोला है कि अगर कोई भी पर्सन हु इज बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, अगर उनके साथ उनके कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है दैट इज कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. तो सबसे पहली कंट्रोवर्सी यही अराइज हुई कि अगर हम एक रेगुलेशन लेके आना चाहते थे टू अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन, एंटी डिस्क्रिमिनेशन के लिए कि किसी भी पर्सन के साथ किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए. सो व्हाई वी हैव टू गिव अ स्पेसिफिक डेफिनेशन विच इज कास्ट बेस्ड, क्योंकि सिंपल डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन में ऑलरेडी कास्ट वर्ड आ रहा है. Why we had to describe for scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes. तो इसलिए सबसे पहले कंट्रोवर्सी आई ये. अब इसके ऊपर गवर्नमेंट का क्या स्टांस था कि 2025 का डेटा
पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास आया था, थ्रू विच दे एनालाइज्ड, और उनको ये पता चला दैट देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट students of SC, ST and OBC categories in the higher education institutions, and that's why उन्होंने इसको specific mention दिया है 2026 के regulations में. This is the explanation that has been given by the government. The ones against this are saying कि अगर हम किसी को specific mention दे रहे हैं तो यहाँ जनरल कैटेगरी कहाँ जाएगी. जनरल कैटेगरी जो है वो कैसे अपने स्टूडेंट्स जो हैं जनरल कैटेगरी के, उनके अगेंस्ट अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होगी तो फिर उनके पास क्या ग्रीवांस है. अगर हम रेगुलेशंस पढ़ते हैं, 7 पेजेस या 8 पेजेस की रेगुलेशंस हैं, इफ़ यू विल गो थ्रू इट, नो डाउट 2 डेफिनेशंस दी गई हैं, बट अगर आप प्रोसीजर देखोगे कंप्लेंट्स का, जो भी कमेटीज़ बनाई गई हैं, वहाँ कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि पर्सन हु इज़ फेसिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ही सिर्फ कंप्लेंट फाइल कर सकता है. उन्होंने लिखा है अग्रीव्ड पर्सन. अग्रीव्ड पर्सन की जो डेफिनेशन है वो ये है भी कोई भी पर्सन अगर इस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उसके साथ किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, विच इज़ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, वो कंप्लेंट कर सकता है. सो समथिंग विच वी नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड. बट येस, देयर इज अ कॉन्ट्रोवर्सी कि इससे जो है एक कास्ट डिविजन बढ़ रही है. वी आर री एनफोर्सिंग समथिंग विच वी एक्चुअली वॉन्ट टू इरेडिकेट फ्रॉम आवर कंट्री. सेकेंड कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट है वेग डेफिनेशंस. एक्ट में बहुत जगह वेग वर्ड्स यूज किए गए हैं, दैट एनी एक्शन दैट द कमेटी वॉन्ट्स टू टेक, व्हाट द रूल्स आर सेइंग. रूल्स में बहुत चीज़ें जो मिसिंग है, तो द लैंग्वेज इज वेग. implicit discrimination, what is implicit discrimination? So definitions vague हैं, जिनका personal interpretation, जिनका जो कमेटी है वो अगर अपने तरफ से इंटरप्रिटेशन करे तो वो बायस भी हो सकता है. तो दैट मीन्स बहुत ओपन एंडेड डेफिनेशंस हैं, बहुत ओपन एंडेड वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जो कि एक वेग डेफिनेशन की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, एंड उनका मिसयूज़ बहुत ईजिली हो सकता है. थर्ड कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट है लैक ऑफ सेफगार्ड्स अगेंस्ट मिसयूज और फॉल्स कंप्लेंट्स. नाउ एक्ट में बहुत ब्यूटीफुली कमेटी सेटअप की गई है. इक्विटी कमेटी है, देयर इज़ अ सेंटर फॉर इक्विटी, देयर आर इक्विटी हेल्पलाइंस, देयर इज़ अ प्रॉपर प्रोसीजर दैट हैज़ बीन गिवन कि अगर किसी भी अग्रीड पर्सन के साथ किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन होती है तो वो एक अग्रीड पर्सन बन जाएगा. वो कंप्लेंट फाइल करेगा, चाहे वो फ़ोन से करे, चाहे वो इक्विटी हेल्पलाइन पे करे विच इज़ 24/7 गोइंग टू बी अवेलेबल, चाहे वो रिटन में करे, चाहे वो ईमेल में करे. द कमेटी इज़ गोइंग टू टेक एक्शन ओवर इट. अब एक्शन क्या है ये नहीं पता, वो रिपोर्ट बनाएंगे एंड इट विल बी फॉरवर्डेड टू द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन. हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन विल सी कि उसके साथ क्या करना है, क्या एक्शन लेना है. और अगर देयर इज अ पिनल लॉ विच इट इज अट्रैक्टिंग, जो भी डिस्क्रिमिनेशन विद द स्टूडेंट हुई है, इफ इट इज अट्रैक्टिंग सम काइंड ऑफ पिनल लॉ, तो वो फिर पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे. राइट नाउ देयर इज अ प्रोसीजर फॉर अपील ऑल्सो. इफ अग्रीड पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द रिपोर्ट ऑफ द इक्विटी कमेटी तो वो अपील भी कर सकते हैं थ्रू द ऑम्बड्समैन. प्रॉब्लम ये है कि रेगुलेशंस में कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया कि देयर इज़ अ फॉल्स कंप्लेंट रजिस्टर्ड, उस कंप्लेंट का क्या होगा. एंड दिस इज़ वेयर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है डेफिनेशंस वाला, वो यहाँ पे आके कनेक्ट होगा कि इफ़ देयर इज़ अ स्टूडेंट जनरल कैटेगरी का, उसके साथ किसी ने जस्ट बिकॉज ऑफ रिवेंज या फिर किसी भी तरह की शरारत के बेसिस पे या पॉलिटिक्स के लिए किसी ने उस बच्चे के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट कर दी, इट इज़ अ फॉल्स कंप्लेंट. नो डाउट जब तक कमेटी की रिपोर्ट बनेगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, इंक्वायरी होगी, एज सच रेगुलेशंस में नहीं मेंशन्ड है कि उस बच्चे के साथ क्या होगा, व्हाट इज़ गोइंग टू बी द एक्शन अगेंस्ट दैट स्टूडेंट. वहाँ सिर्फ ये लिखा है कि रिपोर्ट बनाई जाएगी. बट येस, देयर इज गोइंग टू बी अ ट्रॉमा इफ देयर इज समवन एक्चुअली इनोसेंट और उसके अगेंस्ट एक फॉल्स एंड फ्रिवलेस कंप्लेंट कर दी गई है, which has not been recognized by these regulations, which is missing. कि अगर कोई false complaint होती है, कोई frivolous complaint होती है, what is going to be the action against the person who has filed that frivolous complaint, which is missing. And यहाँ पे it requires these regulations actually scream better implementation, better structure in them. 29th January 2026 Supreme Court actually stayed these regulations and said that 2012 की regulations जो हैं वो चलती रहेंगी, ये regulations को हम अभी के लिए stay करते हैं. One question that was raised by the Supreme Court was कि इन regulations में ragging का mention नहीं है. When we are discussing discrimination तो वहाँ ragging क्यों नहीं है? Because somewhere ragging is related to discrimination also, right? But here I will like to make a point कि यूजीसी की एक अलग से रैगिंग रेगुलेशन है 2009 की,
जो कि अलग से डील करती है, कमेटी सेटअप करती है, एंटी रैगिंग स्क्वाड्स बनाती है, देयर आर हेल्पलाइंस, देयर इज़ अवेयरनेस। तो उनकी रेगुलेशंस 2009 वाली एंटी रैगिंग की अलग हैं, एंड ये जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशंस हैं 2026 की, ये एक अलग रेगुलेशंस है, इनका एंटी रैगिंग वाली के साथ कोई लिंक नहीं है। सो हमारे पास अभी भी एक एंटी रैगिंग रेगुलेशंस है 2009 की, एंड अब ये जो रेगुलेशंस हैं 2026 की, ये है एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशंस। सो इट्स नॉट दैट कि रैगिंग को अब हम रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं, उसकी एक अलग रेगुलेशन है ऑलरेडी। नाउ लेट्स ब्रेक डाउन कि व्हाट आर द टू व्यूज ऑन दीज रेगुलेशंस। मेन ऑब्जेक्टिव, अगर हम the one who are in favor of these regulations, वो ये कह रहे हैं कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एंटी डिस्क्रिमिनेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज करना, ताकि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है जो हो रही है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, एक्चुअली हो रही है, तो उसको एक recognition मिली है कि yes there is some kind of discrimination based on caste that is happening in the institutions and it needs to be curbed and prevented. But the ones who are against these regulations, वो ये कह रहे हैं कि ये this is a kind of differential protection जो कि जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स को एक्सक्लूड करके सिर्फ SC ST एंड OBC स्टूडेंट्स को दी गई है। यहाँ पे एक पॉइंट हमें याद रखना पड़ेगा, दैट रेगुलेशंस में कहीं भी जनरल कैटेगरी को एक्सक्लूड नहीं किया गया, बट येस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को स्पेसिफिकली डिफाइन ज़रूर किया गया है, एंड उसमें SC ST OBC को मेंशन किया गया है, बट द रेगुलेशंस नोवेयर से कि कोई और कास्ट का स्टूडेंट या फिर जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट अग्रीड पर्सन नहीं बन सकता, वो है राइट। बट येस द वंस इन अगेंस्ट आर सेइंग कि जहां हम अपने इंस्टीट्यूशंस में से, अपनी कंट्री में से कास्ट को हटाने की बात करते हैं, वहीं दीज रेगुलेशंस आर एक्चुअली रीइंफोर्सिंग दैट थिंग। बट द वंस इन फेवर आर सेइंग कि जो चीज़ है हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इफ़ यू आर रिकग्नाइजिंग समथिंग विच इज एक्चुअली हैपनिंग, इट डज नॉट मीन वी आर रीइंफोर्सिंग समथिंग, वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू प्रिवेंट इट एंड इरेडिकेट इट फ्रॉम आवर सोसाइटी बाय एक्चुअली रिकग्नाइजिंग इट। द वंस इन फेवर आर ऑल्सो सेइंग कि जो रेगुलेशंस हैं ये पास्ट हार्म्स को रिकग्नाइज कर रही हैं, बिकॉज देयर वाज अ नीड कि एक्चुअली देयर वर स्टूडेंट जैसे रोहित वेमुला हो गया या पायल तडवी होगी, जिनके साथ ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। सो दीज रेगुलेशंस आर एक्चुअली द नीड ऑफ दिस टाइम। ऑन द अदर हैंड द वंस अगेंस्ट दीज रेगुलेशंस हैव सेड कि ये जो रेगुलेशंस हैं बहुत वेग हैं, कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है इसमें, एंड इट इज़ गोइंग टू एक्चुअली हार्म दोज हु आर इनोसेंट। यूज़ तो इसका हो सकता है बहुत अच्छे तरीके से, बट मिस यूज़ इज समथिंग विच इज़ ऑन द टेबल। द वंस इन फेवर आर सेइंग कि बिकॉज ऑफ दीज रेगुलेशंस इंक्लूसिविटी एंड इक्विटी एक्चुअली री इन्फोर्स होंगे हमारे इंस्टीट्यूशंस में, बिकॉज जब हम रिकग्नाइज कर रहे हैं कि देयर इज सम प्रॉब्लम, हम उसकी तरफ काम करेंगे, तो इंस्टीट्यूशंस विल एक्चुअली वर्क ऑन दी डिस्क्रिमिनेशन दैट इज टेकिंग प्लेस ऑन देयर सेंटर्स, एंड उसकी वजह से हम अपने इंस्टीट्यूशंस को और इंक्लूसिव और इक्विटी की तरफ लेके जा सकेंगे। बट द वंस अगेंस्ट दिस आर सेइंग कि these regulations will actually deepen the caste divisions in the institutions and बच्चों में group identities बन जाएंगी, which is not something we want, because then एक natural चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं trigger होगी that someone belongs to that group or identity. The ones in favor of these rules have said कि constitutionally ये जो रूल्स आए हैं एंटी डिस्क्रिमिनेशन के, दीज आर इन्फोर्सेबल बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एम करता है कि द वंस इन नीड must be protected and must be uplifted. But on the other hand, Supreme Court has itself said that these rules are vague and may divide the country, which we do not want, and has stayed these rules. With this, I leave you with all the comparison and every important point around UGC 2026 equity regulations. Now you decide कि क्या ये regulations होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. My take on this is that कि किसी प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करना गलत नहीं है, बट अगर हम उसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आ रहे हैं, मे बी दे शुड बी मेड इन सच अ वे दैट द वंस हु आर ऑन द अदर एंड, मे बी जो रिसीविंग एंड पे हैं, उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो रेगुलेशंस गलत नहीं है, किसी स्पेसिफिक कैटेगरी को किसी डिस्क्रिमिनेशन से प्रिवेंट करना गलत नहीं है। इफ़ देयर इज़ अ नीड ऑफ रिकग्निशन, येस इट शुड बी डन, बट नॉट एट द स्टेक ऑफ अदर्स, not at the stake of general category, not at the stake of other students who are innocent. अच्छा फ्रेमवर्क बनना चाहिए था so that कि ये regulations की smooth enforcement हो पाती, but as of now the Supreme Court has stayed these regulations, and let's see what is the fate of these regulations. Please like, share and comment and tell me your views on this topic. Stay constitutional, have a good legal eye, do not fall into politics, see what is actually happening.
Till then, bye.